तो डेंसिटी और प्रेशर मोस्टली जो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो सेम आईजीसीएसई ओ लेवल्स जो भी आपने पहले पढ़े थे सेम वही होंगे। ठीक है, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो डेंसिटी और प्रेशर में सबसे पहले अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला सेम जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वही यूज़ करेंगे। मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। और सेम फॉर्मूला सेम एसआई यूनिट। मास अपॉन वॉल्यूम। और एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। और इसमें आपको पता है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला डेंसिटी का फॉर्मूला तो बेसिक था, इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी आपको पता है कि वाटर में डिफरेंट एग्जांपल्स होती है कि अगर आप स्टोन को ड्रॉप करते हो तो वो सिंक हो जाएगा। लेकिन जो शिप होता है वो फ्लोट करता है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू स्टोन। तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो स्टोन होता है उसमें मास एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसकी वजह से वो सिंक हो जाता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में ग्रेटर हो जाती है। और इसके अलावा एक न्यू कॉन्सेप्ट जो एएस में इंक्लूड किया है वो है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे मोस्टली एमसीक्यूज में कि आपके पास कोई भी दो लिक्विड्स या तीन लिक्विड्स या उससे भी मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक से ज़्यादा अगर लिक्विड की बात करें तो अगर उन्हें कंबाइन करके मिक्सचर बनाया जाए, ठीक है, तो फिर उसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है या वॉल्यूम अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करने को दिया जाए या मास कोई भी क्वांटिटी अननोन आपको गिवन हो सकती है जो कि आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो नॉर्मली आप उसके फॉर्मूला को अगर देखो मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो दोनों के जो मिक्सचर हैं उनको बस आपने यूज़ करना है। लेकिन ये तो फॉर्मूला बेसिक सा है जो कि बहुत इजी भी है। ठीक है, मतलब बस वही है, बस उसमें मिक्सचर लिख दिया। लेकिन इसमें नॉर्मली हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको वो डायरेक्ट बस इन्हीं में से कोई भी क्वांटिटीज दे दें और आप इन्हें शफल करके वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं और वो लेटेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है मिक्सचर से रिलेटेड। ठीक है, डेंसिटी के फॉर्मूला को आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर इसमें क्वांटिटीज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, मई जून 24 का ही क्वेश्चन है। इसमें अब आप देखो लिखा हुआ है वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी गिवन है, सेकंड ग्लिसरीन और उसकी डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है। अ स्टूडेंट मेजर्स आउट अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्लिसरीन इनटू अ कंटेनर। ठीक है।
तो इसमें सिर्फ ग्लिसरीन का वॉल्यूम गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। The student adds water to the container to make a mixture of water and glycerin. Assume that the total volume of water and glycerin does not change when two liquids are mixed. तो नॉर्मली होता है कि जब दो लिक्विड्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपके माइंड में होता है कि केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी वजह से चेंजेस आ जाएगी। लेकिन वो आपको स्टेटमेंट ये हर बार लिख कर देते हैं क्वेश्चन में इस तरह से, ताकि आपके माइंड में डाउट ना हो कि वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि आंसर नॉर्मली होता है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा आ रहा होता है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से कम या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन डज नॉट चेंज। तो इसमें एग्जैक्टली जैसी वैल्यू दी है वैसी ही एग्जैक्टली फाइनल में आपके पास रहेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपने इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। ठीक है। मिक्सचर ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी जो है वो मिक्सचर की गिवन है, और बाकी सारी क्वांटिटीज आप देख सकते हो कि इस फॉर्म में गिवन है। अब आप देखो इसमें मास की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है। जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि मास अपॉन वॉल्यूम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने मास की क्वांटिटी किसी के भी लिए नहीं दी। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस फॉर्मूला को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। इसे आप शफल कर सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एम। क्योंकि मास गिवन नहीं है तो मास को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम। तो जब आप इसमें मास को कन्वर्ट कर लोगे, तो यहाँ पर ये चेंज होकर जो डेंसिटी होगी, अब जैसे यहाँ पर मिक्सचर है ना, तो आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड प्लस डिवाइडेड बाय। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मिक्सचर के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m1 + m2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जितने भी मासेस हैं उनको ऐड करना है, जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर अब क्योंकि मास तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसे ब्रेक डाउन करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके लिखेंगे। और अगर आप इसमें एलसीएम ब्रेक कर लेते हो, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी फॉर्म में से स्प्लिट करके वैल्यूज़ को लिख सकते हो। अभी आपके पास ये जो लास्ट इक्वेशन बनी है, ये यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें आप देखो सिर्फ डेंसिटी और वॉल्यूम है, इसमें कहीं भी मास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अब यहाँ पर जो डेंसिटी गिवन है वो हमारे पास मिक्सचर की है, तो बेसिकली वो आपके पास आउटपुट वैल्यू है जो कि रिजल्ट में आपको मिलनी है लेफ्ट साइड पर।
और बाकी वैल्यूज अब क्वेश्चन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, तो इसमें हम ये वाली क्वेश्चन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी वर्किंग कर ली, तो यही वर्किंग आप इसके लिए भी कर सकते हो। 1.1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको वाटर है ना, इसे W लिखना था, M लिख दिया। अब सही है। अब आप देखो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1, और वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर अननोन, ग्लिसरीन 40, और फिर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा, VW + 40, उसे दूसरे एंड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.1, और यहाँ पर 1.3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 से, 52। VW की वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, और 40 जब 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 हो जाएगा, और VW तो 8/0.1 इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके पास फॉर्मेशन किसी भी तरह गिवन हो, आप उसे स्प्लिट डाउन करके जैसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हो डेंसिटी के फॉर्मूला में, और जो भी अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली 0.1 कैसे आया ये? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1.1 था, ठीक है, और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब है सिंपल वन, मतलब 1.1 VW - 1 VW। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसे आप 1 लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो VW था, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो जब दूसरे एंड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो 1.1 - 1, तो ये 0.1 इसलिए बच रहा है यहाँ पर। सही है? ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन इसमें? नहीं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला इसका सिंपल है, बस ये क्वेश्चन इसलिए करवा दिया था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर कॉम्प्लिकेटेड भी होगा तो उसे कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, रिक्वायरमेंट जो भी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद फिर प्रेशर स्टार्ट होता है इसमें।
और प्रेशर में आपको याद होगा कि बेसिक सॉलिड के लिए फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सो सेम वही प्रीवियस फॉर्मूला जो पहले भी पढ़ा था। और इसका ऐसा यूनिट पास्कल्स यूज करते हैं। और इसमें प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज। और इसके अलावा जिस तरह इंक्लाइन प्लेन डिस्कस किया था पहले, मतलब अगर आपके पास एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल गिवन हो तो वो सारी फोर्सेस की प्रीवियस कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट सॉलिड में किसी भी एंगल पर गिवन हो सकता है। और इसमें भी आपको कंपोनेंट्स बनाने, मतलब फोर्सेस के लिए पढ़ सकते हैं, तो उसमें सेम वही फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो पहले किया था वो यूज़ होगा। ठीक है। तो वो दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आप फोर्सेस में कर चुके हो। और ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो इसमें फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो इंक्लाइन प्लेन पे रखने की वजह से उसका एंगल जो है वो डिफरेंट होगा। और एंगल चेंज होने की वजह से फिर उसमें कंपोनेंट्स बनेंगे। फिर जब कंपोनेंट्स बनेंगे तो फिर उसमें से आपको देखना होगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपने उसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड का भी फॉर्मूला था। प्रेशर इन लिक्विड के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे रो जी एच। अच्छा, अब इसमें रो जी एच फॉर्मूला में क्वांटिटीज आपको बताइए, ये डेंसिटी गिवन होती है और ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये डेप्थ। अच्छा, ये फॉर्मूला तो प्रीवियस वही लिक्विड में जैसे पहले किया था उसी तरह से है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। बस इस बार ये है कि एएस में डेरिवेशंस आती हैं। तो अगर लेट सपोज वो आपसे कहते हैं कि इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है और ये आपको मिल भी जाएगा लेटेस्ट पास पेपर्स में भी, तो इसकी डेरिवेशन इस तरह से होगी कि आप इसकी बेसिक्स वहीं से स्टार्ट करोगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और डेरिवेशन में रो जी एच लिखा हुआ है। और रो जी एच के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो फोर्स और एरिया ये दोनों ही क्वांटिटीज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। तो फोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो वेट के साथ, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपके पास लिक्विड होगा, उसका जो भी मास है उसके रिस्पेक्ट से आप उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो एफ को रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू से। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन ए।
और डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के। एम जी अपॉन ए। तो अब आपके पास जी की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर, और एम की वैल्यू अब फिर से रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। तो अभी जैसे हमने डेंसिटी में मास को रिप्लेस किया था, तो आप यहाँ भी उसी तरह से रिप्लेस कर सकते हो। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वी। तो इससे ये होगा कि मास की वैल्यू भी यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और उसकी जगह पे डेंसिटी और वॉल्यूम आ जाएगा ओवर ए। अच्छा, अब इसमें रो जी तो आ गया, अब सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए वॉल्यूम को स्प्लिट करना होगा। जैसे वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू हाइट या डेप्थ के, क्योंकि वॉल्यूम में टोटल 3 डायमेंशंस होती हैं, तो उसमें 2 डायमेंशंस एरिया में चली जाएंगी और 1 डायमेंशन डेप्थ में। और एक एरिया डिनोमिनेटर वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एरिया। और फाइनल आपके पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी रो जी एच। ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन और इसका फॉर्मूला ड्राइव करने का सिंपल सा मेथड है। ठीक है। और ये एग्जाम में आती भी है। लास्ट मतलब लेटेस्ट पेपर 22 या 21 में भी मिल जाएगी आपको। और प्रेशर इन लिक्विड के साथ फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं सराउंडिंग में, उनकी वजह से जो बॉडी पर प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी बेसिक इंफॉर्मेशन वही है प्रीवियस। इसमें हमने डिस्कस किया था कि सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन होता है कंटिन्यूस बॉल और ऑब्जेक्ट यानी दूसरे पार्टिकल्स के साथ, जिसके रिजल्ट में वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फिर आपको प्रेशर मिलता है उससे। तो इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड अस। और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन बेसिक सेम वही लिखनी है, क्योंकि इनकी कंटिन्यूस रैंडम मोशन होती है। कंटिन्यूस रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। और कोलिजन की वजह से मोमेंटम चेंज भी आप लिख सकते हो। ठीक है। ऑल्सो विथ balls of objects exerting a force
और इस फोर्स की वजह से ही आपको प्रेशर मिलेगा। अब इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं था पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और अभी भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इसके लिए वो बैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट यूज़ होता है, जिसमें मरकरी यूज़ करते थे, और उसमें एक ट्यूब को इन्वर्टेड फॉर्म में एक डिश में, कंटेनर में रिवर्स किया जाता था, जिसमें ऑलरेडी मरकरी होता है। तो उसमें सिर्फ लिक्विड इंक्लूड किया जाता है बेसिकली, और उसमें कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होते, ताकि बाहर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर कर सकें। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें स्पेसिफिक गिवन होती है। इक्वल्स टू 10⁵ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। और इसके दो रीजंस थे, उसमें से रीजन नंबर वन, कि आप जितने एल्टीट्यूड पर जाते हो, तो एल्टीट्यूड पर जाने की वजह से जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में गैस पार्टिकल्स होते हैं वो लेस डेंस होते हैं। क्योंकि जिस तरह से वाटर में अभी डिस्कस कर रहे थे डेंसिटी का, कि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक हो जाएगा, लाइट ऑब्जेक्ट जो होगा वाटर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली वो उस पर फ्लोट करेगा। तो इसी तरह से जितनी भी हैवी गैसेस होती हैं वो सारी आपको सी लेवल पर मिलती है, ग्राउंड सरफेस पर। और जितनी लाइट गैसेस होंगी वो सब एटमॉस्फेयर में ऊपर लेयर्स में आपको मिलेंगी। जैसे हीलियम बलून में आप एक बलून में नॉर्मल हीलियम फिल करते हो, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और नॉर्मल अगर आप उसमें एयर फिल करते हो तो वो ग्राउंड लेवल पर ही रहेगा। तो जो हीलियम बलून अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका रीज़न यही होता है कि वो उस रीजन में जाकर सेट होगा जहाँ पर उसके रेंज की गैसेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, उसकी डेंसिटी के लेवल की गैसेस। सो एक रीज़न ये है, लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी की वजह से होता है कि लेस एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो लेस एयर पार्टिकल्स होंगे तो लेस कोलिशन होगा, लेस फोर्स एक्सर्ट होगी, और प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। लेस एयर मॉलिक्यूल्स। और रीज़न नंबर टू, लो टेम्परेचर। क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। लो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे। क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बस इसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो सारी यही है। इसके फैक्टर्स आ गए कि डिक्रीज क्यों करता है एल्टीट्यूड के साथ, और प्लस अगर जैसे किसी लिक्विड कंटेनर है, उसमें लिक्विड आपने फिल किया और उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें अक्सर पूछते हैं कि टोटल प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है।
तो टोटल प्रेशर का तो मतलब सर एक दफा वो ऊपर वाला वापस सिखा दें। डेरिवेशन। जी बस स्टेज में। ठीक है, डेरिवेशन में और कोई चीज़ तो नहीं पूछनी? नहीं। ठीक है। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में नॉर्मली ये होता है कि आप लिक्विड सरफेस में उसके बिलो अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हो, तो इस लेवल पर जो भी डेप्थ होगी तो उस डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर इन लिक्विड एक्सर्ट होगा। ठीक है। और प्रेशर इन लिक्विड के साथ जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इस पे फ्रीली एक्ट कर रहा होगा। तो नॉर्मली जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें वो आपसे टोटल प्रेशर पूछते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि टोटल प्रेशर, इसमें आप प्रेशर इन लिक्विड भी इंक्लूड करोगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। इस तरह से इक्वेशन आपके पास वहां पर यूज होगी जब आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर रहे होगे। ठीक है। नॉर्मली वो लिक्विड वाले क्वेश्चंस में इस तरह से देते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली हम फोकस लिक्विड पर कर रहे होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फोकस नहीं कर रहे होते उसमें, हालांकि वो गिवन होता है क्वेश्चन में। तो उससे आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाता है कि इसे भी इंक्लूड करना है। ठीक है।